Hello student, welcome to Punit Bhatti Academy. Hope you all are well and doing good. आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपने क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमारे कंपटीशन में इसका सिलेबस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है। क्योंकि भारत का जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री जो हमारे सिलेबस में है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट का एग्जाम हो या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, सभी में भारतीय इतिहास के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इससे बच नहीं सकते। आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, और अगर आप आर्ट से भी हैं तो आपको भारतीय इतिहास को थॉरोली स्टडी करना होगा, क्योंकि 10 to 15 क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं। अब मुद्दा यह है कि सर इतिहास में हमें प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, या मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करना है, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सभी के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हम ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि इतिहास को किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपके एग्जाम में इसका सिलेबस आता है। तो वेल स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। भारतीय इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्राचीन भारत पर स्टडी करनी होती है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हमें स्टडी करनी है, हमें मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत को भी पढ़ना है, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी हमें फोकस करना है। और इन तीनों को अगर आप देखेंगे, इन तीनों का सिलेबस जब हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आप पाएंगे कि सब अपने आप में एक फुल लेंथ जो है एक सब्जेक्ट है। प्राचीन भारत अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी अगर मैं इस तरह से बोलूं कि इतिहास के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट कवर अप करने हैं, तो शायद ये बिल्कुल सही होगा। इसीलिए स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर इतना वाइड सिलेबस है और 10 to 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही हैं, बचा भी नहीं जा सकता इससे, तो यानी आपको इसको ओवरकम करना ही होगा। तो वेल स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम जब इतिहास की बात करें तो आपको पहले ये समझा दें कि एंशियंट हिस्ट्री, यानी जब हम मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, वो शुरू होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि स्टोन एज भी से भी कई सारे एग्जाम्स में स्टोन एज से भी सिलेबस प्रारंभ होता है प्राचीन भारत का। लेकिन अगर आप शुरू में अभी नए स्टूडेंट है, फ्रेशर है, तो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा था तो मेरे को सबसे पहले स्टोन एज पढ़ा दिया गया, और स्टोन एज पढ़ने के बाद मैंने ऐसे तिलक लगा के कसम खा ली कि अगर ये इतना टफ है तो शायद मुझे तैयारी अब बंद कर देनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो इसीलिए जब से हमने पढ़ाना शुरू करा, हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर आपको प्राचीन भारत ही पढ़ना है तो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर लो, क्योंकि स्टोन एज थोड़ा बोरिंग चैप्टर है और बहुत हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। लेकिन बिल्कुल सिलेबस में अगर है तो उसको कवर अप करना बनता है और उसको करना भी चाहिए, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्लीट हिस्ट्री सिलेबस, उसके बाद फिर आप उन टॉपिक को फोकस करो जो आपको लगता है थोड़ा बोरिंग है और थोड़े टफ है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से अगर हम प्रॉपर अपने हिस्ट्री की शुरुआत माने तो ये हर्षवर्धन तक हमारा प्राचीन भारत का सिलेबस आता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है 250 बीसी, यानी 2500 ईसा पूर्व से हड़प्पा सिविलाइजेशन प्रारंभ होता है। और हर्षवर्धन, जिसे हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, कन्नौज के रूलर थे हर्षवर्धन, 647 एडी यानी ईस्वी में यहाँ से प्राचीन भारत का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई, और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में मोहम्मद बिन कासिम, यानी बाहर से कुछ फॉरेन अटैकर्स हिंदुस्तान पर आने शुरू हुए और उन्होंने इंडिया पर अटैक करना प्रारंभ किया। और ये इतिहास गवाह रहा है, जब जब हिंदुस्तान की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, वीक हुई, बाहर के अटैकर्स जो है उनका ढेठ खुला, उनकी हिम्मत हुई हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की। और ये शुरू से लेकर आज तक होता आया है। यानी अगर आज भी आप देखें कि अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री स्ट्रांग ना हो तो आपके पड़ोस में पाकिस्तान, चाइना, इवन आपके पड़ोस की जितने भी चिल्लर कंट्री हैं, और जिसे मैं बोलूं तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये आपको आंख दिखानी शुरू कर
कर देते हैं और कर दी इन्होंने कई बार, जब जब हिंदुस्तान में कोई वीक प्राइम मिनिस्टर आया। लेकिन जब जब हिंदुस्तान में कोई बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर आके बैठा, बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट आई, फुल मेजोरिटी की सरकार जब यहाँ पे बैठी, चाहे वो कांग्रेस का काल रहा हो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के समय, चाहे वो बीजेपी का टाइम पीरियड रहा हो, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है आज देश में। और फुल मेजोरिटी की जब सरकार होती है तो वो एक तरह से डिसीजन लेने की जो उसकी पावर है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ है, वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। और यही कारण रहा है इतिहास में भी कि जब हर्षवर्धन के बाद प्राचीन भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और वीक हुई, तो बाहर से अटैकर्स आए और इन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने शुरू करे। सो फर्स्ट इन्वेडर केम इन इंडिया एंड ही वॉज मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी, यानी 712 ईस्वी में हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाला पहला अटैकर, मुस्लिम अटैकर वॉज मोहम्मद बिन कासिम। 712 के बाद फिर यहाँ पे गजनी, 1000 ईस्वी में गजनी ने अटैक किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पे अटैक किया और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। यानी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री हर्षवर्धन के बाद इतिहासकार हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्रारंभ हुई। और फिर दिल्ली सल्तनत और औरंगजेब, यानी एक तरह से मुगल सत्ता एस्टेब्लिश हुई और औरंगजेब के बाद मध्यकालीन भारत का अंत हुआ। यानी अगर आप इसे देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री थोड़ी इजी है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में सिर्फ दो ही डायनेस्टीज या दो ही काल हैं, एक दिल्ली सल्तनत, यानी इंटरवल से पहले की पिक्चर में दिल्ली सल्तनत, और इंटरवल के बाद की पिक्चर में मुगल सल्तनत। तो बहुत इजी है और एक ट्रैक है, क्योंकि जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई, उसके बाद वैदिक एज आया, वैदिक एज खत्म हुई तो उसके बाद महाजनपद एरा आता है। महाजनपद एरा में 16 महाजनपद आपस में उनकी टसल चलती है, एक दूसरे पर अटैक करते हैं, और उसमें एक हीरोइक परफॉर्मेंस के साथ मगध की शुरुआत होती है। मगध में फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी, नंदों के बाद मौर्यन डायनेस्टी, और मगध का डंका बजता है इतिहास में 1200 साल। फिर उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज हैं, नंदा, मौर्य, फिर उसके बाद शुंग डायनेस्टी, कनव डायनेस्टी, देन फिर उसके बाद कनव डायनेस्टी के बाद फिर से एक लेटर मौर्यन काल, एक डार्क एज, और बाहर से फिर अटैकर आने शुरू होते हैं, जिसमें हमें पता है कुषाण डायनेस्टी, शक डायनेस्टी, सातवाहन हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में अलग अपना झंडा बुलंद करते हैं दक्षिण भारत में। तो फिर से मौर्यंस के बाद एक डार्क एज हिंदुस्तान में, और फिर उसके बाद अचानक गुप्ता डायनेस्टी मगध में आती है और वो फिर से पूरे हिंदुस्तान को एक कर देती है। और फिर गुप्तों के बाद वर्धन डायनेस्टी, और वर्धन के बाद हिंदुस्तान में प्राचीन भारत का टॉपिक समाप्त। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं, इसलिए स्टूडेंट मानते हैं कि सर एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी टफ है रादर देन मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। यानी मध्यकालीन भारत थोड़ा आसान है, क्योंकि उसमें ज्यादा खिलारा नहीं मचा हुआ, उसमें ज्यादा अलग अलग डायनेस्टीज नहीं है। सिंपल मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और गौरी, इन तीन अटैकर के बाद प्रॉपर दिल्ली सल्तनत आपको स्टेब्लिश दिखाई देगी हिंदुस्तान में। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स आ जाएंगे, बाबर पानीपत की फर्स्ट बैटल से वो दिल्ली सल्तनत का अंत करेंगे और मुगल सत्ता की शुरुआत होगी। और फिर मुगलों के खत्म होने के बाद सीधा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए उसके सक्सेसर वो सब वीक रूलर्स थे, और फिर से वही इतिहास की फिर से वो गाथा शुरू हुई कि जब जब हिंदुस्तान में वीक सत्ता रही, बाहर से अटैकर आए, और लेटर मुगल के जो रूलर्स थे वो सब वीक सक्सेसर थे औरंगजेब के, जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ पर अपना दबदबा बना पाई, जिसमें पोर्चुगल्स शुरू में पहले आ चुके थे, 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पर आया। उसके बाद फिर डच आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश कंपनी जो आज डेनमार्क है, और देन फ्रेंच कंपनी। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक तरह से कंपनीज का एक तरह से ईरा रहा। कई सारी कंपनीज यहाँ पर आएंगी, उनमें आपस में स्ट्रगल होगा हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज होने के लिए। एंड फाइनली फ्रीडम 1947 में जब हम इन कंपनीज को एक एक करके बाहर करेंगे और हम देश की आजादी का बिगुल बजाएंगे। तो वेल, ये एंशिएंट हिस्ट्री, यानी अगर मैं इस तरह से बोलूं, हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि प्राचीन भारत में हम हिंदू कल्चर पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे डायनेस्टीज हैं वो सब हिंदू डायनेस्टीज है, चाहे वो हड़प्पा हो,
हड़प्पा के बारे में वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन जो एविडेंस मिलते हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद ये हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। एंड उसके बाद वैदिक कल्चर है, मौर्यन डायनेस्टी है, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी है, वर्धन डायनेस्टी है, ये सब हिंदू डायनेस्टीज हैं। मध्यकालीन भारत में हम पूरा मुस्लिम कल्चर डिस्कस करते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम कंपनी यानी एक तरह से क्रिश्चियनिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब सिलेबस क्या कहता है? प्राचीन भारत हिंदू कल्चर, मध्यकालीन भारत मुस्लिम कल्चर, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्रिश्चियनिटी। तो ये तीन सिलेबस आपके पूरे हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, उसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत पर स्टडी करनी है। सो वेल स्टूडेंट, आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, और अब यहाँ पे तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अब आपके साथ। सो वेल, अब सबसे पहले चूंकि हम इतिहास की क्लास है आज, तो हम पहले ये क्लियर कर दें कि बीसी और एडी का क्या सीन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कई बार स्टूडेंट से पूछो कि बीसी तो कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, खैर यहाँ तक तो ठीक है। फिर उनसे पूछो एडी तो कहते हैं सर आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। और स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है, अगर उसे कुछ भी नहीं आता तो फिर भी उसे कुछ आंसर तो देना ही होता है। क्योंकि जैसे मैं कई बार क्लास पढ़ाता था, पूछता था कि एटीएम, उस जिस समय नए नए एटीएम स्टार्ट हुए थे और फ्रिक्वेंटली लोगों ने यूज भी करना शुरू कर दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में हाथ उठाते थे, कहते थे सर मैं बताऊं, मैं बोलता था हाँ बोलो, तो कहते सर एनी टाइम मनी। फिर दूसरा कहता था नहीं नहीं सही सर, ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब है एसिंक्रोनस टेलीपैथी माइक्रो मैकेनिज्म। तो ऐसे भयंकर भयंकर जो है वो डेफिनेशन देते थे उस समय एटीएम की, एनी टाइम मनी, ऑलवेज मनी। तो खैर बाद में उनको फिर क्लास में हम समझाते थे भाई ऑटोमेटेड टेलर टेलर मशीन होती है। इसी तरह से एडी की जो डेफिनेशन है वो स्टूडेंट अपने आप ही बना रखी है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, जबकि ऐसा नहीं है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। आप इसे ऐसे माने कि जैसे एक ये जीरो है, और जीरो के आगे की काउंटिंग अगर मैं चलूं तो ये है +500, +1000, +1500। और अगर जीरो के पीछे में जाऊं तो -500, -1000, -1500। सिंपल है। हुआ क्या, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो हिस्टोरियंस ने इतिहास को जीरो कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब चूंकि हमारे गॉड जीसस का बर्थ हुआ है, तो हम इनसे पहले के इतिहास को बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, यानी हमारे गॉड से पहले का इतिहास। और एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ जीसस, यानी जीसस का समय चलेगा। तो यानी कि अगर मैं आज आपसे बोल रहा हूं कि आज 2022 2022 है, या 2023 है, या 2021 है, तो इसको हम लोग हमेशा बोलेंगे एडी। तो एडी का मतलब क्या है? एना डोमिनी। एना डोमिनी मतलब आज से, अगर मैं पूछूं तो कितने साल पहले जीसस पैदा हुए, तो आज से 2021 साल पहले जीसस का जन्म हुआ, आज से 2022 साल पहले जीसस का जन्म हुआ, आज से 2023 साल पहले जीसस पैदा हुए। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 बीसी में आई, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि -2500 में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। और अगर मैं पूछूं कि आज से कितना पुरानी है, तो आप ये 2022 और 2500 को अगर आप जोड़े तो लमसम 4500 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वैदिक एज 1500 बीसी में वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ, वैदिक एज आई, तो इसका मतलब -1500 बीसी। तो अगर मैं यहां से आज कंपेयर करूं तो लमसम 3500 साल पहले वैदिक एज का प्रारंभ हुआ। फिर जैसे हम बोलते हैं कि 647 में हर्षवर्धन की डेथ हुई, 647 एडी, तो इसका मतलब +647 एडी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से कितने साल पहले हर्षवर्धन इतिहास में आए, तो आप 647 और आज +2022 को अगर हम लें, तो आज से 1400 साल पहले लमसम हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट मेंस का एग्जाम लिखते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो आपको इस तरह से फैक्ट्स नहीं लिखने होते कि हर्षवर्धन 606 से 647 एडी तक उसने रूल किया। आप उसको इस तरह से लिखेंगे कि 1400 years before हर्षवर्धन was ruling
इन द कैपिटल ऑफ कन्नौज, यानी उस समय हर्षवर्धन 1400 साल पहले हिंदुस्तान का एक अंतिम हिंदू किंग माना जाता है प्राचीन भारत का। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। और कई बार कंपटीशन में एमसीक्यू स्टाइल में भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, 1400 ईयर्स बैक, 1300 ईयर्स बैक। तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो कि बिफोर क्राइस्ट यानी जीरो से पीछे की काउंटिंग यानी माइनस में आपको लिखना है, और एडी का मतलब आपको प्लस में काउंटिंग लिखनी है। जैसे अगर मैंने बोला कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पे अटैक किया, तो इसका मतलब ये है कि प्लस 712 एडी में हिंदुस्तान पे मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ। और अगर मैं आज से पूछूं कि कितने साल पहले, हाउ मेनी ईयर्स बैक मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया, तो हमारा आंसर होगा अप्रॉक्स 1300 ईयर्स बैक मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड इंडिया। फाइन। तो ये बीसी और एडी की पिक्चर भी हमें क्लियर हो। वेल स्टूडेंट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बार आते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेके स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आए कि हर्षवर्धन रूल्ड इन इंडिया इन विच सेंचुरी, यानी हर्षवर्धन ने किस सेंचुरी में हिंदुस्तान पे रूल किया, और ऑप्शन इस तरह से आए 6th सेंचुरी प्री, 6th सेंचुरी लेटर, 7th सेंचुरी लेटर और नन। और हमने क्लास में डिस्कस करा हो, हमने आपको पढ़ाया हो क्लास में कुछ इस तरह से कि हर्षवर्धन का बेटा टाइम जो था वो था 606 से 647 एडी, हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान पे रूल किया एडी। ठीक है, आपको एडी की कहानी समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि कितने साल पहले हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान पे रूल किया। लेकिन अब सेंचुरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका आंसर क्या बताएंगे? तो आप सोचें इसका आंसर, जो इसको देख रहे हैं स्टूडेंट, वीडियो को, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप सोचें इसका आंसर कि क्या हो सकता है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, और वो है 7th सेंचुरी प्री। तो वेल स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डी, नन। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर आपको क्लियर कर दे जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ईयर्स को सेंचुरी में हम लोग कैसे लिखते हैं। आप ऐसे सोचें कि अभी 2022 चल रहा है, 2022 अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी सेंचुरी हो गई, 21st सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। 21st सेंचुरी चल रही है अभी। 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2000 ईयर से 2099 तक हम इसको बोलेंगे 21st सेंचुरी, यानी ये जो 100 साल है इसको हम लोग 21st सेंचुरी बोलेंगे। और शुरू के 50 ईयर्स यानी 2000 ईयर से 2049 तक हम इसको बोलेंगे 21st सेंचुरी का, 21st सेंचुरी का प्री, यानी पूर्व, 21वीं शताब्दी का पूर्व बोलेंगे हम इसको। और अगर मैं इसको लिखूं 2050 से लेके 2099 तक, तो ये दोस्तों बैठेगा 21st सेंचुरी का लेटर, यानी 21वीं शताब्दी का उत्तर काल। यानी किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट 50 इयर्स प्री होता है, यानी उसको हम पूर्व काल बोलते हैं, और किसी भी सेंचुरी का अगला 50 साल हम लेटर यानी उत्तर काल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 21वीं शताब्दी, यानी अगर मैं बोलूं आपसे कि अभी 2022 अगर चल रहा है, 2022, तो हम इसमें बोलेंगे 21st सेंचुरी चल रही है। और चूंकि पहला 50 है, क्योंकि ये 22 है, 22 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये है 21st सेंचुरी का प्री। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से 647, तो 600 प्लस की काउंटिंग चल रही है। तो पहले तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि ये 7th सेंचुरी है, तो मुझे अब यहाँ पे 7th सेंचुरी का आंसर ढूंढना है। तो 7th सेंचुरी मुझे सी में चमक रही है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 50 है, क्योंकि 06 से लेके 47, ये जो फर्स्ट 50 है, पहला 50 साल 7th सेंचुरी का हर्षवर्धन ने रूल किया, तो उसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 7th सेंचुरी का प्री। इसका मतलब 7वीं शताब्दी के पूर्व में हर्षवर्धन ने रूल किया। लेकिन मुझे यहाँ पे वो आंसर नहीं दिख रहा, दैट्स वाई मैं इसका आंसर लगाने जा रहा हूँ डी फॉर दिल्ली। तो वेल स्टूडेंट, ये सेंचुरी का प्री लेटर क्या होता है, बीसी और एडी क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता हो, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे जब आप इतिहास को पढ़ना शुरू करें। वेल स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। अब हम अपने हिस्ट्री को शुरू करने से पहले पहले कुछ क्वेश्चंस, पहले आपका फीवर चेक करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना इतिहास आता है। हमने इतिहास में आपको बताया उसका सिलेबस, प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत क्या होता है, बीसी और एडी में क्या कंफ्यूजन है वो हमने क्लियर किया, सेंचुरी वाइज प्री और लेटर क्या होता है वो डिस्कस किया। अब हम इतिहास को शुरू करने से पहले हम पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री
के ऊपर कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप इनका सोचें और आंसर दें, फिर मैं आपके साथ अभी यहीं पर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा इनके आंसर क्या है। तो वेल स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट? तो वेल अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर दादा भाई नौरोजी हो सकता है, तो जिन स्टूडेंट ने दादा भाई नौरोजी सोचा है इसका आंसर, दे ऑल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो दोस्तों ये तो रॉन्ग आंसर है। वेल आनंद चार्लू भी रॉन्ग आंसर है, विपिन चंद्र पॉल भी रॉन्ग आंसर है, और इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मदन मोहन मालवीय। वेल स्टूडेंट, मॉडरेटर्स यानी नरम दल के नेता, कांग्रेस की जब फॉर्मेशन हुई 1885 26 दिसंबर, सो 72 लीडर्स उस समय जिन जो इकट्ठा हुए और वहां पर कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया, तो वो सब नरम दल के लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, एजेड लोग थे, सब रिटायर हो चुके थे, सबको लग रहा था कि यार अब कुछ काम नहीं है तो चलो कुछ कर लेते हैं, और इन्होंने कांग्रेस बना ली। इनको नरम दल कहा गया क्योंकि इनका एक ही पॉइंट था कि प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग पेटिशन डालेंगे और हम प्रेयर करेंगे। यानी ये मॉडरेटर्स वो लोग थे जो ये कहते थे कि ना, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, मैम यानी क्वीन से बोलते थे कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट यू आर रूलिंग ऑन अस, आप हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बस मैम हम इतना चाहते हैं कि आप हमें जुडिशियरी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में और लेजिस्लेटिव बॉडी में हमें पार्टिसिपेशन दो, यानी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम नेता बनना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट में, विधानसभा में आना चाहते हैं, संसद में और लेजिस्लेटिव असेंबली में आना चाहते हैं, हम आईएएस का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में आना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आना चाहते हैं, जुडिशरी में आना चाहते हैं। तो ये लोग प्रेयर करते रहे, इसलिए इनको मॉडरेटर्स कहा गया। लेकिन मदन मोहन मालवीय, जैसा हम सभी को पता है, हिंदू महासभा के फाउंडर थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इन्होंने फाउंडेशन दी, बीएचयू आज आज बहुत फेमस है, 1915 में, और भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मदन मोहन मालवीय। तो ही वॉज नॉट मॉडरेट लीडर एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच वॉज established 1915 and he received Bharat Ratna award along with अटल बिहारी वाजपेयी। सो वेल स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक? तो वेल आप कुछ सेकंड का टाइम लें और इसका आंसर बताएं। ही रोट गीता रहस्य, he started Ganpati festival in 1893, he launched a newspaper Kesari in English, he started home rule league in 1916। सो वेल स्टूडेंट, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो आप सोचिए इसका आंसर और बताएं इसका आंसर। वेल होप आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। अब मैं देख बताता हूं इसका आंसर, आप चेक करना कि आप सही थे या गलत। सो वेल स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि ही रोट गीता रहस्य, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ही स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल, बिल्कुल करेक्ट है, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किए। और आपने सुना होगा गणपति बप्पा मौर्य, ये महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। 1893 में गणपति फेस्टिवल, 1895 में शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया। एंड ही स्टार्टेड होम रूल लीग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश वुमन थी, उनके साथ मिलके इन्होंने होम रूल लीग को स्टैब्लिश किया 1916 में। ये भी करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को, और वो है ही लॉन्च्ड अ न्यूज़पेपर केसरी इन इंग्लिश। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब ये रॉन्ग क्यों है? उसका रीजन ये है कि केसरी न्यूज़पेपर नो डाउट इन्होंने स्टार्ट किया था, बट स्टूडेंट केसरी जो था वो मराठी में था और एक मराठी न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए उस कंफ्यूजन को ठीक करने के लिए हमने जानबूझ के ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ताकि आपको ये पता हो कि मराठी न्यूज़पेपर जो है वो इन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था। एंड वेल केसरी जो है वो नॉट इंग्लिश बट इट वाज इन मराठी।
भाषा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो होप आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया होगा, लेकिन जिन्होंने गलत दिया वो मायूस ना हो, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि इस क्लास के थ्रू आपके साथ राइट इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, ताकि कंपटीशन में आप झंडे गाड़ सके। वेल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। What was the chronological order of these incidents? Regulating Act, PITS India Act, Indian Council Act and Government of India Act. Well, student, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी एक्ट, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल स्टार्ट किया, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो किस तरह से इंडिया को हैंडल किया जाए। क्योंकि जब वो यहाँ पर आए तो उनको लगा कि यार जितने मुगल एम्परर्स हैं वो सब बेवकूफ, सब वीक रूलर्स, और हिंदुस्तान पे अगर रूल करना है तो धीरे धीरे उन्होंने अपने जो कॉम्पिटिटर थे कंपनीज को डिफीट किया, मुगलों को हराया और सत्ता पर काबिज हुए, और फिर उन्होंने एक्ट बनाने शुरू करे, हाउ टू गवर्न इंडिया। तो उस सीक्वेंस में वो आपको बताना है कि कौन कौन से एक्ट कब कब बने। तो वेल, आप सोचे और इसका आंसर ढूंढे, तब तक मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो वेल स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिशमेंट मिला। आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी एपेक्स बॉडी इन जुडिशरी, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया। लॉर्ड इम्पले इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में था। पिट्स उस समय हेड ऑफ नेशन थे ब्रिटेन के, और वो इसलिए बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट की कंपनी के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसा जाए, क्योंकि ये रोते ही रहते हैं जब देखो ये कहते हैं कि हमें बड़ा लॉस हो रहा है, और इनके एम्प्लॉय यहाँ पर आकर कोठियां ठोकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। तो यार समझ में नहीं आ रहा कि ये रोते बहुत है कि हमें लॉस हो रहा है, और इनके एम्प्लॉय बड़ा पैसा कमा के हिंदुस्तान आते हैं। तो संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनकी कंपनी के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसा पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का है, जिससे सबसे पहले आईपीसी, इंडियन पीनल कोड को डिजाइन किया गया, और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी थी 1857 के रिवोल्ट के बाद, और 1861 में ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये एक्ट बनाया गया, जिसमें आईपीसी स्टार्ट हुई, इंडियन पीनल कोड, जो आज तक चल रही है। वेल, उसके बाद सबसे धांसू और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वो एक्ट था जिससे हमने 200 आर्टिकल्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन इन्होंने हमें दिया, क्योंकि इनको अंदाजा हो चुका था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अबाउट टू स्टार्ट। सो दैट्स वाई दे वॉन्टेड टू कन्विंस, to satisfy Indians, and that's why they made such a wonderful Government of India Act। बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत सारी कंसेशन हमें दी गई, जो हम पिछले 100 सालों से रोते रोते मर गए कि हमें ये चाहिए, हमें फंडामेंटल राइट चाहिए, हमें पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए, वो सब कुछ इन्होंने हमें दिया। लेकिन यहाँ तक आते आते रोते रोते रोने की इंतहा हो चुकी थी, और हम कह रहे थे इस समय कि अब हमें फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम से कम पर हम कुछ मानने को तैयार नहीं थे, और इसीलिए हमने इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करा। वी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो वेल, अकॉर्डिंग टू दीज ईयर्स, आई थिंक माई आंसर इज 1 2 3 4। सो वेल स्टूडेंट, आई थिंक होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर 1 2 3 4 दिया होगा। तो वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। सो वेल स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब अपने आप में क्वेश्चंस भी हैं। सती सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, एक्ट बना, विडो रिमैरिज एक्ट कब बना, इंडियन स्लेवरी एक्ट कब बना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत फेमस हैं। तो वेल, आप थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अपनी नोटबुक पे आप नोट कर लें इनके आंसर, और फिर चेक करें कि मैं इनका आंसर क्या बता रहा हूं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। वेल, परसेंटेज निकालेंगे, आप लोग अपनी अपनी परसेंटेज निकालना। तो वेल स्टूडेंट, सती सिस्टम आपको बता दें 1829 में राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय इंडिया के वॉइसरॉय थे, और सती सिस्टम 1829 में एक्ट बना, सती सिस्टम का एक्ट बना, जिसमें सती सिस्टम को बैन किया गया। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस बताता हूँ कि जब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, तो कुछ कॉमन सेंस है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ना एकदम ही सरेंडर कर देते हैं क्वेश्चन देखकर,
और एक अच्छा स्टूडेंट सरेंडर नहीं करता। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को हैंडल करता और मुझे ना पता होता कि सती सिस्टम कब आया, विडो रिमैरिज कब आई, तो मैं कॉमन सेंस का यूज करता, और वो ये था कि सती सिस्टम के बाद ही विडो रिमैरिज एक्ट बना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब सती नहीं होगी तभी तो उस विडो की मैरिज होगी। तो इसका मतलब ये तो मैं मान के चलूं कि वन के बाद ही टू होगा। और वन के बाद टू कहां कहां पर आ सकता है? वन के बाद टू ए में आ सकता है, वन के बाद टू बी में आ सकता है, लेकिन यार सी में तो नहीं आ सकता और ना ही डी में। तो मैंने 50% अपने ऑप्शंस को यहाँ पे कट कर दिया, यानी अब मेरा आंसर होना चाहिए ए और बी के बीच में। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड। वेल, विडो रिमैरिज एक्ट, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से लॉर्ड डलहौजी और फिर उसके बाद कैनिंग ने इस एक्ट को एक तरह से हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल दिया। एंड वेल, इंडियन स्लेवरी एक्ट जो है वो 1833 में वैसे बना लिया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया गया 1843 में। तो चाहे एक्ट की बात करें तो 1833, एग्जीक्यूशन की बात करें तो 43, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो वन और टू के बीच में थ्री आना चाहिए, तो यानी 132। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत फेमस है 1909 के। ये वो रिफॉर्म्स थे जिससे भारत का विभाजन जो है वो फ्रेम किया गया। और एक बहुत शानदार स्टेटमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, हु वाज फर्स्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार बोला था, द रियल फादर ऑफ पाकिस्तान was not मोहम्मद अली जिन्ना बट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्योंकि दोस्तों इसी रिफॉर्म्स के थ्रू मुस्लिम्स रिजर्वेशन जो है, मुसलमानों को रिजर्वेशन दी गई और उनको ये एहसास कराया गया कि आप एक अलग कौम है हिंदुस्तान में। तो रिजर्वेशन देकर एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई और ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बड़ा फेमस हुआ इतिहास में। तो वेल, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा आंसर होगा 1324, और 1324 स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो ये मेरा आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे में। तो वेल, इसका राइट आंसर है 1324। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेल, व्हाट वाज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इंसिडेंट्स? सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सीडीएम मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेल, चंपारण सत्याग्रह हम सबको पता है, गांधी जी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, ही वाज इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट दैट गांधी जी फॉट फॉर इंडियंस, चंपारण सत्याग्रह। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, 3 गोल में सम्मेलन हुए लंदन में, और भारत को बुलाया गया कि आप आए और यहाँ क्वीन से आप अपनी परेशानी रखें क्वीन के सामने। सरदार भगत सिंह वाज हैंग टू डेथ, सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। तो ये सभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। तो वेल स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो सीडीएम, आप सोच लें इसका आंसर और जल्दी से आप डिसाइड कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, जो भी इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930, 1930 12 मार्च को गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की, हम सबको पता है, और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे समंदर के पानी से नमक बनाने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब हम क्लास करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात है, गांधी जी जब हिंदुस्तान आए साउथ अफ्रीका से अपार्थिड मूवमेंट जीतकर, तो गांधी जी ने सबसे पहला मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह फाइट किया, और वो नील आंदोलन से रिलेटेड था। यानी एक तरह से 3 कठिया प्रणाली थी चंपारण में, जहां कहा जाता था किसानों से कि आप 1/3 भाग में नील उगाएंगे, और नील उगाने से वहां की जमीन नॉन फर्टाइल, बैरन हो जाती थी, जिसका विरोध वहां के किसान कर रहे थे। और गांधी जी से रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारे लिए ये आंदोलन लड़े। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 है, 1, 2 एंड 3। और दोस्तों ये तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई है 1930 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, 1931 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, एंड 1932 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो वेल, ये तीनों कॉन्फ्रेंस जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप समझ सकते हैं, चूंकि सेकंड पूछी गई है, तो 1931। और क्या पर्पस था वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन नटशेल आपको ये बता दें कि पर्पस ये था कि आप कोई मूवमेंट ना करें, आप प्लीज आए और हमारे से अपनी बात, हमारे सामने अपनी बात रखें, अपनी परेशानियां बताएं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए एंड ही वाज इंसल्टेड अ लॉट, और गांधी जी की बड़ी इंसल्ट हुई वहां पर।
गांधी से कुछ भी नहीं पूछा गया, सो दैट वाज फेल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल थी। सरदार भगत सिंह was hanged to death 23rd March 23rd मार्च 1931। तो ये टाइम और ये ईयर था जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। क्या वो स्टोरी थी, क्या वो कहानी थी, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वेल, अब स्टूडेंट अगर मैं इसको लगाऊं तो सबसे पहले मेरे ख्याल से चंपारण सत्याग्रह को मुझे लगाना चाहिए, यानी मेरा आंसर कहीं सी और डी में होगा। उसके बाद मैं लगा सकता हूँ सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी 1। तो मेरा आंसर यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है कि मेरा आंसर डी होने जा रहा है। एंड सरदार भगत सिंह 1931 23rd मार्च है, तो इसलिए मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार भगत सिंह की फांसी का जो कालक्रम है उसको रखूंगा, यानी 4, एंड देन थर्ड यानी 1931 अक्टूबर से दिसंबर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो स्टूडेंट मेरा जो आंसर है वो अब होना चाहिए डी फॉर दिल्ली। तो होप, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो वेल स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए और मैंने आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी इस लेक्चर में कि हिस्ट्री का सिलेबस हम लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे। और हमने हिस्ट्री के सिलेबस में देखा कि हिस्ट्री के सिलेबस में कहाँ से कहाँ तक हमारा सिलेबस है वो हमने जानने की कोशिश करी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद मैंने आपके साथ बीसी और एडी को डिस्कस किया, एंड बिफोर द कॉमन एरा, बीसीई हम इसको बोलते हैं सेकुलर टर्म में, और इसको कॉमन एरा बोलते हैं सेकुलर टर्म में एडी को। तो ये हमने बीसी और एडी को डिस्कस किया। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि सेंचुरी प्री और लेटर लेटर जो पूर्व काल है और उत्तर काल है वो क्या होता है, उसको हमने समझा। फिर उसके बाद हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, और आपको इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन देने की एक तरह से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दी इसमें, ताकि आप इसको समझ सकें इन क्वेश्चंस को कि इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वेल, आपके 5 में से अब कितने क्वेश्चन ठीक हुए? अगर आपके 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 ठीक है तो उन सभी स्टूडेंट को वेरी गुड है मेरी तरफ से, क्योंकि 5 में से अगर आप अभी 2 क्वेश्चंस भी ठीक कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वेल स्टूडेंट, होप आपको आज की क्लास, आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे और इतिहास को, हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।